नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर प्रूफिंग के बारे में। वैसे तो वाटर प्रूफिंग बहुत तरीके से की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्रिकबैट कोबा वाटर प्रूफिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले समझते हैं कि वाटर प्रूफिंग कराना क्यों ज़रूरी है। जनरली वाटर प्रूफिंग कहाँ होता है, जैसे आपका टेरेस हो गया, छत जिसे बोलते हैं, फिर आपके टॉयलेट्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, या फिर गैलरी हो गया, वहाँ पे हम लोग जनरली वाटर प्रूफिंग कराते हैं। अभी क्यों कराते हैं उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपका छत है, डायरेक्ट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, बारिश आ गई तो पानी छत के ऊपर आएगा, बराबर। अगर आपके स्लैब में क्रैक्स होंगे, पिन होल्स होंगे, तो वहाँ से पानी अंदर सीपेज हो सकता है, मतलब अंदर जा सकता है। और आपका जो स्लैब होता है वो किससे बना होता है? सीमेंट से। और उसके अंदर जो होता है वो रेनफोर्समेंट के लिए, मतलब उसको मजबूती देने के लिए उसके अंदर स्टील रॉड्स होते हैं। ऑफकोर्स अगर वो स्टील के हैं और पानी अगर उन तक पहुंचा तो उसको क्या होगा? रस्ट लग जाएगा। और जैसे ही उसको रस्ट लग जाएगा वो वीक हो जाएंगे और आपका जो बॉन्डिंग है सीमेंट का और वो बार का, जो रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग ने बार डाला है, उसका जो बॉन्डिंग है वो लूज़ हो जाएगा और उससे आपका जो स्लैब है वो डैमेज हो जाएगा। बहुत बार स्लैब से पानी वापस वॉल में आ जाता है, क्योंकि पानी है वो अपना रास्ता ढूंढेगा ही। तो स्लैब से होके फिर वॉल में, फिर वो वॉल के ऊपर पूरा आप देखते हैं बहुत बार पपड़ियाँ निकल जाती है। तो ये बहुत ही टीडियस जॉब हो जाता है बाद में और बहुत ईजीली वो उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहले ही वाटर प्रूफिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि ब्रिकबैट कोबा करने की प्रोसीजर क्या होती है। समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक स्लैब का। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग मतलब क्या है कि जैसे आपके स्लैब पे एग्जिस्टिंग डस्ट होगा, ऑयल होगा, कुछ ग्रीस होगा, जो भी डस्ट रहेगा उसको आपको क्लीन करना है। हार्ड वायर बस आता है, उससे आपको क्लीन करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को अगर आप जो लोग काम करते हैं, कारागिर जो होते हैं, उनके लैंग्वेज में बताऊं तो उसको घड़ाई करना बोलते हैं। तो पहले तो आपको सब घड़ाई करके लेना है, मतलब आपको पूरा स्लैब क्लीन करके लेना है। उसके बाद आपको पानी से वो स्लैब को पूरा साफ़ करना है। इससे क्या होगा, जो बचे कुचे भी डस्ट पार्टिकल रहेंगे वो पानी की वजह से पूरे निकल जाएंगे। तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। जैसे ही आपका स्लैब क्लीन हो जाता है तो उसको ड्राई होने के लिए थोड़ा छोड़ दे, क्योंकि आपने पानी से क्लीन किया है तो उसको ड्राई होने के लिए आपको रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपका स्लैब ड्राई हो जाता है आपको करना है सीमेंट स्लरी का फर्स्ट कोट। अभी वो सीमेंट स्लरी होता क्या है? इट्स नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर एंड जो आपका वाटर प्रूफिंग केमिकल है उसका मिक्सचर होता है। मैं आपको बताता हूँ फिर इसके क्या क्वांटिटी है। जैसे सीमेंट जो है ये 2.75 kg पर स्क्वायर मीटर आपको लगेगा, और जो आपका जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है वो आपको लगेगा पर बैग 200 ml। अभी पर बैग मतलब सीमेंट का जनरली जो बैग आता है वो 50 kg का आता है, तो एक बैग के लिए आपको 200 केमिकल, वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज़ करना है। इसमें आप एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहा है, आप ध्यान रखें कि वो उतना ही मटेरियल एक टाइम में बनाए जो वो आधे घंटे में कंज्यूम कर पाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो पूरा मटेरियल बना के रखते हैं और जो एक्चुअली जो अपना सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है। इसीलिए उतना ही मटेरियल बनाना चाहिए जो आप 30 मिनट में वो स्लरी आप कंज्यूम कर पाओ, मतलब आप उतना यूज़ कर पाओ। लेकिन बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि एक ही टाइम पूरा बना देते हैं टाइम बचाने के लिए, और पूरा दिन वो काम करते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। तो आप ये ध्यान रखें। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अभी जो आपने स्लरी का एक बेस कोट लगाया हुआ था उसके ऊपर आपको सैंड एंड सीमेंट का एक कोट, आपको एक बेस क्रिएट करना है, जो जनरली होता है 20 to 25 mm थिकनेस का आपको बेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो रेशो रहेगा वो सैंड एंड सीमेंट का 1:4 का रेशो रहता है। मतलब अगर आप एक पोर्शन आप सीमेंट का लेते हो तो 4 पोर्शन आपको सैंड के लेने होंगे। तो 1:4 के रेशो में आपको वो सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर बनाना होगा और उसका एक बेस क्रिएट करना होगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्लरी का जो आपने पहला कोट मारा था वो जब भी गीला रहेगा उसको पूरा सूखने नहीं देना है। वो जब भी गीला होता है वही टाइम में आपको ये ऊपर का बेस आपको उस पर बिछाना होगा। तो ये एक आपको बात ध्यान में रखनी होगी। अब बेस बनाने के बाद इसका अगला स्टेप जो होता है वो होता है ब्रिकबैट प्लेस करने का। ब्रिकबैट मतलब क्या, जो आपके ब्रिक्स होते हैं उसके जो
छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आपको उसके ऊपर प्लेस करने हैं। इसमें आप थर्ड ग्रेड की ब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टॉप क्वालिटी ग्रेड की ही ईंट यूज़ करनी है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो आप थर्ड ग्रेड की ईंट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका जो प्रोसीजर होता है वो आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि हर 2 ईंट के बीच में आपको मिनिमम जो गैप है वो 20 to 25 mm का मेंटेन करना पड़ेगा। ईंटों को प्लेस करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप ड्राई ईंटें डायरेक्टली ना यूज़ करें, ईंटों को आपको भिगाना होगा, क्योंकि ईंटों का एक नेचर होता है कि वो पानी सक कर लेते हैं। अगर आपकी ईंटें ड्राई रहेंगी तो क्या होगा, इसके बाद जब भी आप ईंटों को प्लेस करते हैं उसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो गैप है उसमें सेम मोर्टार जो हम लोग ने पहले बेस कोट बनाया था जो 1:4 में सैंड एंड सीमेंट का, वो आपको वापस वो गैप्स फिल करने के लिए यूज़ करना होता है। तो क्या होगा, उसका जो वाटर है वो ये जो ईंटें है वो सक कर लेंगे, जिससे प्रॉपर जो स्ट्रेंथ है या फिर जो अपना पर्पस है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको ईंटें हमेशा भिगो के यूज़ करनी है। वैसे तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, जो अपना अगला स्टेप जो है वो है जो ये जो गैप्स है ईंटों के बीच में उसको फिल करना। इसमें आपको सेम मोर्टार यूज़ करना है 1:4 के रेशियो में, और जो गैप्स है वो आपको फिल करने हैं। जो अगला स्टेप होता है वो होता है क्यूरिंग का। ये प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है, मतलब जो आपका जो गैप्स है ईंटों के बीच में वो फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको पानी भर के रखना है उसके ऊपर। वो आपको कम से कम 2 दिन तक, मतलब मिनिमम 48 आवर्स आपको रखना है। बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर टाइम बचाने के लिए 1 दिन में ही अगला स्टेप ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना करे। तो कम से कम 48 आवर्स आपको क्यूरिंग के लिए रखना है। अब आता है ब्रिकबैट कुबा वाटरप्रूफिंग का फाइनल स्टेज। ये डिपेंड करता है कि आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट क्या है। अगर आप टाइल यूज़ कर रहे हो तो उसका अलग प्रोसीजर है, अगर आप सिर्फ प्लास्टर करके छोड़ने वाले हो तो उसका अलग प्रोसीजर है। अब मैं दोनों का आपको बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ प्लास्टर करने वाले हो तो पहले तो आपको एक जो सीमेंट एंड स्लरी का कोट है, जो सेम मैंने आपको बताया था 2.75 kg पर स्क्वायर मीटर, उस हिसाब से पहले एक सेकेंड कोट अप्लाई करना है, और उसके ऊपर इमीडिएटली आपको एक चिकन मैश हम लोग बोलते हैं, वो आपको वो मैश डालना है। वो एक रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ होता है, तो वो आपको डालना है, और उसके ऊपर इमीडिएटली फिर आपको प्लास्टर करना है जो कि अराउंड 1:4 के रेशियो में होगा, एंड वो आपको 20 to 25 mm थिकनेस का आपको प्लास्टर करना है। तो ये हो गया पहला, अगर आप ऐसे फिनिश करते हो तो। और उसके बाद अगर आप करने वाले हो टाइल लगाने वाले हो तो आपको सेम है कि आप नॉर्मली जैसे सेकेंड कोट ऑफ स्लरी का हो जाता है तो उसके बाद आप टाइल लगाने के लिए जो आप सैंड एंड सीमेंट का छोटा पतला लेयर लगाओगे उसी हिसाब से आपको लगा के उसके ऊपर टाइल फिक्स करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या एग्जैक्टली लगा रहे हो, या फिर आप बहुत बार आपने देखा होगा टेरेसेस के ऊपर छोटे छोटे ट्रायंगुलर चिप्स लगाते हैं, टाइल्स के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं वो लगाते हैं। तो हर एक का अलग प्रोसीजर होता है, इसके लिए मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि आपका फाइनल प्रोसीजर क्या है। अगर आपने सीमेंट करके ही छोड़ा है, प्लास्टर करके छोड़ा है, तो वापस आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा, एंड वो जो क्यूरिंग है वो आपको कम से कम 2 वीक का क्यूरिंग होता है, मतलब आप कम से कम 14 डेज आपको उसके ऊपर पानी भर के रखना होगा। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने आपको ब्रिकबैट का जो प्रोसीजर बताया वो नॉर्मल स्लैब के लिए होता है, लेकिन अगर आपका सर्विस स्लैब हो तो क्या करना होगा। सर्विस स्लैब मतलब अगर जैसे आपने हाई राइज बिल्डिंग्स देखी होंगी तो उसका जो ड्रेनेज वगैरह होता है वो ये स्लैब के ऊपर से पूरा घुमाया जाता है। तो ये जो सर्विस की लाइंस रहेंगी, मतलब जो ड्रेनेज की लाइंस है, ये सबको आपको हाइड करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप वो हाइड करने के लिए भी ब्रिक यूज़ करोगे या फिर कंक्रीट का स्लैब बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा और डेड लोड आपके कॉलम्स के ऊपर बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत बार आरसीसी कंसल्टेंट जो सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आपको सेम प्रोसीजर करना है जो हम लोग ब्रिकबैट के लिए करते हैं, लेकिन आपको उसमें ब्रिक्स के जगह पे आपको सीमेंट के ब्लॉक्स यूज़ करने हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले आपको वो सर्विस लाइन को हाइड करना पड़ेगा सेम ब्रिकबैट की प्रोसीजर की तरह, और वो हाइड होने के बाद उसके ऊपर वापस ब्रिकबैट का जो एक्चुअल प्रोसेस है जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया वो आपको करना है। तो ये बहुत लोग
आपको नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपका सर्विस लैब है तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सर्विस लाइन्स आपको छुपानी पड़ेंगी, वो आप खुली नहीं छोड़ सकते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जल्द ही मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।